Unacademy. Let's crack it. आवर्त सारणी के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं अधातुएं को, यानी नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स के हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम एक जो नॉन मेटल यानी हाइड्रोजन, इसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, इसके क्या उपयोग है, इसके क्या कौन से यौगिक हम यूज करते हैं और क्या इसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है। इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो जो बाकी जो अधातु हैं, ठीक है, बाकी जो नॉन मेटल्स है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वगैरह, ये सारे अधातु के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री क्लास फेस्टिवल, जो कि होने वाला है 28, 29 और 30 नवंबर को। इसमें आपको क्या मिलेगा, एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको क्लास दी जाएगी और इसमें एमपीपीएससी और व्यापमं से संबंधित एग्जाम को क्रैक करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं एमपी जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, टॉप 250 एमसीक्यू सेशन और फ्री टेस्ट सेशन और बहुत ही कुछ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इन क्लासेस को देख के सकते हैं। आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा। कौन सा वाला, फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा और यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए और इसके बाद आप अनलॉक कर पाएंगे अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस को। और आप देख सकते हैं अब ये सारी क्लासेस को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मिशन रैंक सीरीज यहाँ पे चल रही है और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी चल रही है और लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इन सभी क्लासेस से संबंधित जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप इनसे ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स है और ये क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट। शुरू करते हैं अधातुएं यानी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की स्थिति में आपको बताता हूँ आवर्त सारणी में क्या है। आवर्त सारणी में आप ये देखिए, ये है अधातु का कलर, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है अधातुएं, ये हाइड्रोजन से शुरू होती है। फिर यहाँ पे इस कलर के कौन से तत्व यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो ये इसमें वर्ग 14 में कार्बन है और वर्ग 15 में यहाँ पे नाइट्रोजन और पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। और यहाँ पे है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, यहाँ पे ये है। और ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। यहाँ पे HENEAR यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे जो तत्व है वो है अधातुएं, ठीक है। अधातुएं, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अधातुएं क्या हैं और क्या इनकी संख्या कितनी है। यहाँ पे हम बात करते हैं जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं, कुल मिला के 118 तत्व। और इसमें 91 धातुएं हैं और 20 अधातुएं, इनकी संख्या है 20, ठीक है, ये है 20, ठीक है। और 7 उपधातुएं हैं। उपधातुएं ये वाली है, उपधातुएं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक और कहाँ गई, एक, ये 7, ठीक है, ये है 7 उपधातुएं, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाते हैं। धात्विक गुण जैसे तन्यता का, ठीक है, तन्यता मतलब उसको खींच के तार बना देना। अगाध वर्धनीयता यानी उसको पीट पीट के चादर बना देना। और यहाँ पे और प्रॉपर्टीज रहती है सुचालक होने की, ठीक है, विद्युत के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक, इस प्रकार की जो क्वालिटी रहती है जो धातुओं में होती है वो अधातु में देखने को नहीं मिलती, यानी इसका अभाव होता है और ये कहलाते हैं अधातु। यानी ये प्रॉपर्टीज जिसमें ना हो वो कहलाएंगे अधातु। यानी वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाते हैं। अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर धातुओं से भिन्न होती है। यानी भौतिक प्रॉपर्टीज की बात कर ले या फिर रासायनिक, दोनों में ये धातु से भिन्न होगी, ठीक है। यद्यपि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, धातुएं 91 है, 91 धातु हैं और यहाँ पे 20 है, सिर्फ 20 है धातु है इनकी तुलना में, ठीक है, तो ये बहुत कम है। फिर भी इस दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अधिकांश द्रव हाइड्रोजन एवं हीलियम नामक 2 अधातु तत्वों से निर्मित है, ठीक है। तथा भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट का 46.6% भाग ऑक्सीजन नामक अधातु तत्व से निर्मित है। यहाँ पे देखिए इसका पलड़ा यहाँ पे भारी होता है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे संख्या में तो 20 है, लेकिन जो दृश्य ब्रह्मांड है इसमें जो अधिकांश द्रव्य है वो किससे बने हैं, द्रव्य यानी पदार्थ,
ठीक है, द्रव्य यानी पदार्थ, यानी यहाँ पे मैटर हम ले सकते हैं। ठीक है, मैटर इंग्लिश में बोलेंगे, वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने। और यहाँ तक बात करें भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट की, तो उसका 46.6% भाग ऑक्सीजन नामक अधातु तत्व से मिलकर बना है। सजीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर भी मुख्यतः आधात्विक तत्वों से ही निर्मित होता है। सजीव जैसे हम हो गए, ठीक है, होमोसेपियंस वगैरह जो जीव, और बाकी जो जीव है वो आते हैं सजीव कैटेगरी में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इनका शरीर मुख्यतः आधात्विक तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आधात्विक तत्व जैसे कार्बन, ठीक है, आधात्विक तत्व है कार्बन, ये कार्बन से मिलकर बना होता है। और बहुत सारी चीजें रहती है, इससे मिलकर ये हमारे जो सजीव है उनके शरीर बनते हैं। ठीक है, धातु के गुणधर्म देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों ही किससे भिन्न होती है? ये भिन्न होती है धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण से भिन्न होती है। यानी अधातु के जो भौतिक और गुणधर्म है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, वो धातुओं के इस क्वालिटी से भिन्न होंगे, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से अलग अलग होंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की। भौतिक अवस्था की बात करें, यानी फिजिकल स्टेट की, तो अधात्विक तत्वों के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस तीनों तत्व सम्मिलित है। इसमें बात करें तो जो तीनों अवस्थाएं यहाँ पे मुख्यतः, हालांकि जो पदार्थ की अवस्थाएं तो 5 होती है, लेकिन जो मुख्यतः होती है वो होती है ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ पे है गैस। तो यहाँ पे ये तीनों तत्व यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, यानी तीनों प्रकार की अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं अधात्विक तत्वों में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण के लिए लेते हैं कार्बन है ठोस, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों इसके उदाहरण हो गए। ठोस धातु समानता चमक विहीन यानी नॉन लस्ट्रॉस, मुलायम यानी सॉफ्ट, भंगुर होती है, यानी ये बिखर जाती है, जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। कोयला जो कि कार्बन का अपर रूप है, एवं सल्फर इसके प्रमुख उदाहरण है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप हीरा यानी डायमंड। ठीक है, डायमंड अधातुओं के इस गुण कोमलता का अपवाद है, यानी जो अधातु कोमल होती है, ठीक है, अधातु कोमल होती है, उसका यह अपवाद है हीरा। ठीक है, और हीरे में आपको बता दूं मोहस स्केल होती है। ठीक है, मोहस स्केल जो हार्डनेस को दर्शाती है, यानी कठोरता को दर्शाती है। तो इसमें स्केल होती है, ये 1 से लेके 10 तक इसके पैमाने रहते हैं। यहाँ पे जिसका पाठ्यांक 1 आता है वो कम कठोर रहता है, और जिसका पाठ्यांक 10 आता है वो सबसे ज्यादा कठोर रहता है। तो ये होता है मोहस स्केल, जिसमें कठोरता नापी जाती है पदार्थ की। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमंड होता है यानी हीरा होता है, इसका जो पाठ्यांक है वो आता है 10, इसकी रीडिंग आती है 10, यानी ये है सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, और अधातु के इस गुण का ये क्या है? अपवाद जो हीरा है वो। ठीक है, जो सर्वाधिक कठोर अधातु है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है कौन? हीरा, हार्डेस्ट नॉन मेटल, याद रखिए आप। ठीक है, पूछा जा सकता है हार्डेस्ट नॉन मेटल इनमें से कौन सी है, तो ये है हीरा, जो कि कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, ऊष्मा में विद्युत की कुचालक होती है, जो नॉन मेटल्स होती है, अधातु ही होती है वो। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन के एक अपर रूप यानी एलोट्रॉप ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो रहता है ना, ग्रेफाइट आपने देखा होगा जो पेंसिल वगैरह में हम यूज करते हैं, पेंसिल की नोक जो लीड रहती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होगी ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, चमक रहित, तन्यता रहित तथा अनुनाद रहित। ठीक है, चमक रहित रहेगी, तन्यता रहित रहेगी और अनुनाद रहित। यहाँ पे आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं चमक रहित होती है, कार्बन को छोड़कर सभी अधातुएं तन्यता रहित होती है। यहाँ पे याद रखिए इनको छोड़ के यानी बाकी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या में 20 है, तो जैसे एक को छोड़ दे, आयोडीन को छोड़ दे, तो 19 क्या होगी? यहाँ पे 19 होगी चमक रहित। ठीक है, 19 चमक रहित हुई। कार्बन को छोड़ दें तो कार्बन को छोड़कर सभी धातुएं तन्यता रहित होती है, तथा बिना किसी अपवाद के सभी धातुएं अनुनाद रहित होती है। अनुनाद रहित यानी इनमें अनुनाद का मतलब क्या होगा? अनुनाद किसी वस्तु में ध्वनि के कारण अनुकूल कंपन उत्पन्न होना तथा उसके स्वर आदि में वृद्धि होने को अनुनाद यानी रेजोनेंस कहते हैं, यानी साउंड निकलता है कुल मिलाकर, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, साउंड उसमें अर्थात इन पर किसी ठोस वस्तु के चोट करने पर झंकार पूर्ण ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, यानी उसको ठोकने पे उस पर साउंड नहीं आता है। ठीक है,
निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक इनके होते हैं नॉन मेटल्स के, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। जो अधातुएं होती है वो धातुओं की तुलना में अधातुओं के जो गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः निम्न होते हैं, परंतु कार्बन, हीरा एवं ग्रेफाइट तथा बोरॉन, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट तथा बोरॉन इसके अपवाद है जिनके गलनांक एवं क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक। तो ये थे भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी जो अधातुएं होती है उनके रासायनिक गुण के बारे में। पहला है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ठीक है, अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तथा साझा यानी शेयर करके उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसेस समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। नोबल गैसेस ये देखिए, यहाँ पे देखिए इस वाले और सरणी में ये है नोबल गैसेस, ये वाली। ठीक है, जो हीलियम वर्ग है वो कहलाता है नोबल वर्ग या फिर नोबल गैसेस। नोबल गैस कहलाएगी सभी। ठीक है, ये वाली जो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो ये है नोबल गैस। तो ये इनकी प्रवृत्ति क्या रहती है, जो अधातु हैं इनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी किसी भी धातु से जब ये क्रिया करेंगे या फिर रिएक्ट होंगे तो वहां से उससे इलेक्ट्रॉन लेके कैसी प्रवृत्ति रखते हैं, ये अपना अष्टक पूर्ण करके नोबल गैस बनने जैसी प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे हमने बात की है किसकी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्यों रखते हैं, क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करना होता है, इनकी प्रवृत्ति होती है, और ये अपने जो नजदीकी जो नोबल गैसेस है वैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी अष्टक पूर्ण हो। धातुओं के विपरीत अधातुओं के परमाणु की बाह्य कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 4 से 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसको भरेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे 1s2 2s2। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में इसे बोलेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आवर्त सारणी के पुराने टॉपिक्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 ये हो गया 10 और 3s2 और 3p हो जाएंगे 5, 2 4 10 10 2 12 12 5 17। ठीक है, तो ये होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने की बात कर रहे हैं, 4 से 8। तो यहाँ पे देखिए ये 5 और 2 7, ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इसके धातुओं के विपरीत अधातुओं के परमाणु की बाह्य कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे यदि आप अन्य के भी निकालना चाहो तो 4 से 8 के बीच में ही होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एवं हीलियम इसके अपवाद है जिनकी बाह्य कक्षा में क्रमशः 1 एवं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका परमाणु 1 है, इसका परमाणु 2 है, तो इसमें 1 और 2 जो है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में। ठीक है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन यानी एनायन में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन पे यहाँ पे कोई आवेश नहीं है अभी शुरू में, और यहाँ पे सल्फर में भी कोई आवेश नहीं है शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे ये क्लोरीन माइनस बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन पे आ जाएगा ऋण आवेश। सल्फर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 2 क्यों ये ग्रहण कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन क्यों क्यों ग्रहण कर रहे हैं, ये क्लोरीन 2 क्यों नहीं कर रहा है, फिर सल्फर 1 क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे क्रॉस यदि करें तो वो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे आवर्त सारणी में। यहाँ पे देखिए इसको अपना, यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोरीन। ठीक है, ये इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और यहाँ से और ये था सल्फर को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जितनी इनकी आवश्यकता रहेगी अंतिम कोश में भरने के लिए उतने ये आवेशित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन में 1 आवेश आया यानी 1 ऋणावेश आया, और सल्फर में है 2 ऋणावेश। ठीक है, तो इस प्रकार ये इनमें आवेश आ जाते हैं। उच्च विद्युत ऋणात्मकता यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। धातु के विपरीत अधातु में सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये जैसे Cl वगैरह जो यानी क्लोरीन वगैरह किसी से भी रिएक्ट करेंगे, कोई भी धातु से रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे या फिर ये आपस में अधातुओं में जो सहसंयोजी बंध बनेंगे। ठीक है, अधातु में सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान क्या होगा,
जिस भी तत्व से जुड़ेंगे तो वो उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए तो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये उच्च विद्युत ऋणी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है नोबेल वर्ग इनके पास में, मतलब ये जो यहाँ पे देखिए, ये इसके पास में है नोबेल वर्ग, और ये अपना अष्टक पूर्ण करके नोबेल गैस बनना चाहते हैं। यानी नोबेल जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ये इनमें आवेश की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। जैसे यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस यहाँ पे ज्यादा होगा, और प्लस क्या करेगा, जो माइनस वाले को रहेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएंगे, यहाँ से ये रिएक्ट करके फिर ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। तो यहाँ पे जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, ठीक है, जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है अधातुओं में अधिक। ठीक है, अर्थात अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो उच्च होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी ये दो तत्व है, इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए एक एक, और ये एक मान लीजिए धातु है और ये है अधातु। ठीक है, तो ये इस साइड शिफ्ट होगा, किस साइड, जो कि अधातु यानी जो उच्च विद्युत ऋणी है अधातु, इसकी तरफ ये शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अपनी ओर आकर्षित ये करेगा, ये कहने का मतलब यहाँ पे था। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन से अभिक्रियन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, जो अधातु हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी। जैसे कार्बन की अभिक्रिया हो गई ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय हो गए। ठीक है सॉरी, ये है हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा जल, जो ये होगा उदासीन। यहाँ पे ये अधातु ऑक्साइड अम्लीय अथवा उदासीन यानी न्यूट्रल प्रकृति होते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये अम्लीय है CO2 और ये है H2O उदासीन। मैं एक मिनट पानी पी लूं। देखो जल पिए तो जल से अभिक्रिया यहाँ पे आ गई। ठीक है जल से अभिक्रिया देखेंगे नॉन मेटल्स की रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, अधातु समानतः जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अधातु जो रहती है समानतः जल से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। अधातु ऑक्साइड जैसे CO2 ये हो गया अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन यहाँ पे अधातु है और ये O2 से यहाँ पे कनेक्ट है तो ये हो गया अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड ये जल से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये H2CO3 ये बनाएगा। ऐसी धातुएं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील यानी वेरी रिएक्टिव होती है उन्हें जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए फास्फोरस को वायु में फास्फोरस P को वायु में खुला रखने पर यह जलने लगता है, इसलिए इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, फास्फोरस को। और एक चीज और होती है, एक तत्व और होता है जो कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। क्या आप बता सकते हैं वो तत्व कौन सा है? हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा, आपका रिटेंशन बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं और दो तीन लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस को यहाँ पे जल में डुबोकर रखा जाता है, और एक तत्व है जिसको मिट्टी के जल में डुबोकर रखा जाता है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया रिएक्शन विद एसिड्स। धातुओं के विपरीत अधिकतर अधातुएं तनु अम्लों यानी डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, ये अधातुएं रहती है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि अम्लों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल जो रहते हैं अम्लों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति इसमें होती है, जबकि अधातुएं विद्युत धनात्मक होने के कारण स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। यहाँ पे विद्युत धनात्मक नहीं, विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, विद्युत ऋणी होती है। यहाँ पे देखिए विद्युत ऋणी, हमने देखा ना FCl Bri जितने भी है ये सब में माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिए, विद्युत ऋणी होने के कारण स्वयं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है।
ठीक है। परंतु अपवाद स्वरूप कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन यानी सी, फास्फोरस और सल्फर यहाँ पे है, आदि अधातुएं सांद्र अम्लों यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ अभिक्रिया करती है। उदाहरण के लिए हम बात करें कार्बन, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, यहाँ पे 2H2O बना, जल बना। तो यहाँ पे आगे सल्फर के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल की यहाँ पे रिएक्शन हुई तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना, और यहाँ पे बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल ने H2SO4, और ये है 6NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। तो ये यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, इससे रिएक्शन करके, जो अम्लों से अभिक्रिया जब होती है किसकी, अधात्विक तत्वों की, तब। आवर्त सारणी में अधातुओं के स्थान की हम बात करेंगे, प्लेस ऑफ नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, कि इसका स्थान कहाँ पे है, ठीक है, अधातुओं का स्थान कहाँ पे है आवर्त सारणी में। तो हम बात करते हैं आवर्त सारणी में, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये यहाँ पे इस प्रकार ये वर्ग 1 में हाइड्रोजन है, फिर 14 में कार्बन, फिर यहाँ पे ये इस प्रकार ये जो कलर है, इस कलर में जो दिख रहा है वो है अधातुएं को यहाँ पर रखा गया, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे वर्ग 1 में रखा गया हाइड्रोजन को, और वर्ग 14 में रखा गया कार्बन को, वर्ग 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस रखा गया है, और वर्ग 16 में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पे वर्ग 17 यानी हैलोजन समूह जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन तथा टेनिसिन को यहाँ पे रखा गया है हैलोजन वर्ग में, ठीक है। और अगला है वर्ग 18 उत्कृष्ट गैसें, इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन तथा ओगेनेसॉन, ये तत्व है, ये गैसें हैं जो कि वर्ग 18 में रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके इनके नाम, जो भी नाम हमने लिखे वो यहाँ पे सारे उपस्थित है, ठीक है। ये और ये संख्या में होते हैं 20, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो पहला तत्व है अधातु, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक चिन्ह इसका H होता है, H से दर्शाते, H मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है। खोज इसकी किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश, यानी हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में। और नामकरण किसने किया था, एंटाइन लेवाइजर 1783 में, ठीक है। परमाणु संख्या इसकी 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1.008 है, और तापमान, सामान्य ताप व दाब अवस्था में ये गैस होती है जो हाइड्रोजन होता है। और इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, परमाणु क्रमांक यहाँ पे 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s1। सामान्य ताप व दाब पर घनत्व इसका होता है 0.09 ग्राम प्रति लीटर। गलनांक की बात करें तो 13.99 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ऋण 259.16 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक इसका 20.39 केल्विन, और सेल्सियस में बात करें तो ऋण 252.86 डिग्री सेल्सियस, ये इतना होता है इसका क्वथनांक, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन शब्द की उत्पत्ति की। तो हाइड्रोजन शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के संयोग से बना है, हाइड्रो अर्थात जल तथा जेनस अर्थात निर्माण करने वाला, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जल का, ठीक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, अर्थात इसकी परमाणु संख्या 1 है। कितनी है, 1। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे सरल है। यहाँ पे देख, सबसे सरल क्योंकि 1s1 सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पर रखना है, तो सबसे सरल ही होगा। इसके प्रत्येक परमाणु में 1 प्रोटॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यानी आइसोट्रोप्स है, यानी स्थान एक ही है, लेकिन इनका जो भार है, या फिर यहाँ पे द्रव्यमान बोलेंगे इसको, ठीक है, इनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। यहाँ पे समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत यहाँ पे दी गई, और परमाणु संरचना यहाँ पे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। यहाँ पे देखिए 1H1, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं 1H1, ये टेढ़ा हो गया, नहीं तो आप टेढ़ा करके दर्शाओगे, ठीक है, मैं सीधा करके बताया। तो 1H1 इस प्रकार से प्रोटियम को दर्शाते हैं, अथवा हाइड्रोजन, इसको सामान्य हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। जो सामान्य वाला हाइड्रोजन यूज करते हैं वो होता नहीं होता है, ठीक है। यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन इसमें होता है, जो सामान्य हाइड्रोजन होता है उसमें। अगला अपर रूप कह रहा है, समस्थानिक है, ड्यूटीरियम 1H, यहाँ पे लिखता हूँ 1H2,
ये 1 है बेस में, H यहाँ पे है ऊपर और ये है 2, 1H2 इस प्रकार है। तो इसको बोलेंगे ड्यूटीरियम अथवा डी बोलेंगे इसका, ठीक है, भारी हाइड्रोजन इसे बोलेंगे डी, ठीक है। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है ड्यूटीरियम। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है। ट्राइटियम अगला समस्थानिक है, 1H3, 1H3 इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अथवा टी भी लिख सकते हैं। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो तीनों में समान है, लेकिन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे अलग हो रही है, फिर बढ़ती आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं। 0, 1, 2 प्रोटियम में 0 है न्यूट्रॉन की संख्या, ड्यूटीरियम में 1 है और ट्राइटियम में 2 है, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगला जो गुण है या फिर इसके बारे में हम देखेंगे। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। अपने शुद्ध तत्व के रूप में यह अपने ही एक अन्य परमाणु के साथ संयुक्त रूप में अर्थात द्विपरमाणुविक अणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 के रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? ये हमेशा H2 में, ठीक है। हमेशा नहीं, मतलब ज्यादा किसमें पाया जाता है? H2 में, ठीक है। आवर्त सारणी में विशिष्ट स्थिति इसकी है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवर्त 1 और वर्ग 1 में क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ये ऊपर रखा गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु को वर्ग वहां पर रखा गया है, यानी एल्कली मेटल के साथ रखा गया। परंतु कभी कभी इसे वर्ग 17 के हैलोजन तत्वों के साथ भी दर्शाया जाता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन क्षारीय धातु तथा हैलोजन तत्वों दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ये दोनों ही गुण ये प्रदर्शित करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। क्षारीय धातु के और जो हैलोजन समूह उनके। क्षारीय धातुओं के समान हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा, एकमात्र कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्षारीय धातु, यहाँ पे समान यानी वर्ग 1 में रखने का इसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षारीय धातु के समान हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में जो एकमात्र कक्षा होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तथा क्षारीय धातु के समान हाइड्रोजन भी अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके निकटतम उत्कृष्ट गैस को की स्थिर संरचना यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। स्टेबल हो जाएगा, त्यागेगा अपना इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा स्टेबल। इसी के साथ हाइड्रोजन हैलोजन तत्व के समान एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये यहाँ पे देखो 1s2 1s1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, या तो एक ये दे देगा या फिर एक ले लेगा, ठीक है। तो ज्यादातर ये देता है, पर ये एक ले भी सकता है, यहाँ पे ये भी कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हाइड्रोजन हैलोजन तत्व के समान एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के ग्रहण करता है तो अपने संयोजी कोष को पूर्ण कर सकता है। यदि एक ये ग्रहण करेगा तो अपने संयोजी कोष को पूर्ण करेगा और निकटतम उत्कृष्ट गैस की स्थिर संरचना यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता है। यानी दोनों कंडीशन में कर सकता है, या तो दे देगा या तो ले लेगा, दोनों कंडीशन में ये उत्कृष्ट गैस के समान ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाने लगेगा, ठीक है। अगला है क्षारीय धातु के समान हाइड्रोजन भी एक शक्तिशाली अपचायक अभिकर्ता यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? जल का। ये देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अभिक्रिया हुई तो यह बनाया आयरन इनने बनाया और यहाँ पे क्या किया? जल बना, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या कर दिया इनने? अपचायित कर दिया इसको, ठीक है। अपचायक अभिकर्ता है हाइड्रोजन। किसको किया इनने? धातु ऑक्साइड को किया, ठीक है, अपचयित। यहाँ पे जल का अणु यहाँ पे निकला। जिस प्रकार हैलोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड्स यानी मेटल हैलाइड्स का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन अधातु के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड, ये है धातु हाइड्राइड यानी मेटल हाइड्राइड्स का निर्माण करता है। सोडियम की रिएक्शन यहाँ पर करेंगे हाइड्रोजन से तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड 2NaH, ये बनाया, ये है क्या है? 2NaH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्रोजन एवं हैलोजन तत्व दोनों ही द्विपरमाणुविक अणुओं ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन H और एवं हैलोजन वाले जो है यानी FCl Bri ये जो तत्व है ये दोनों ही द्विपरमाणुविक अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। H2
ये हो जाएगा Cl2, ये F2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये द्विपरमाणविक अणुओं यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन एवं हैलोजन तत्व दोनों ही अधातुओं के साथ संयोग करके अणु निर्माण के लिए एकल संयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन की व्यापकता की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में उपस्थित 90% परमाणु तथा 75% तत्व द्रव्यमान हाइड्रोजन से निर्मित है। किससे निर्मित है? हाइड्रोजन से। इतनी इसकी व्यापकता है। ठीक है, 90% और 75%, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। सूर्य एवं अधिकतर तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है तथा बृहस्पति ग्रह जुपिटर का अधिकांश भाग इससे निर्मित होता है। बृहस्पति का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से निर्मित होता है और सूर्य एवं तारों में ये हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन मिलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हीलियम का एक जो हीलियम परमाणु वो बनाते हैं। ठीक है, हीलियम बनाते हैं और यहाँ पे साथ में निकलती है ऊर्जा। ठीक है, वही ऊर्जा हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो तारों से जो ऊर्जा निकलती है वो इसी कारण होती है। ठीक है, तो यह इसकी व्यापकता के अंतर्गत ये भी पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होगा। मानव शरीर में व्याप्त सभी तत्वों की तुलना में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या सर्वाधिक है, परंतु द्रव्यमान की दृष्टि से ऑक्सीजन एवं कार्बन के बाद तीसरा स्थान इसका है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है? जल के रूप में पाया जाएगा H2O में, या फिर हाइड्रोकार्बन के रूप में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे रहते हैं, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स ये रहते हैं। ठीक है, जैसे CH4 हो गया, C2H5OH हो गया, इस प्रकार से जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें ये पाया जाता है जो हाइड्रोजन है वो। ठीक है। हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिकों की बात करें तो जल यानी डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड H2O यहाँ पे देखेंगे। संक्षिप्त विवरण इसका देखेंगे। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त यौगिक है। इसका संयुक्त यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसके प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और यहाँ पे देखिए H2O यहाँ पे इस प्रकार से ये कनेक्ट रहेंगे। ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है। अगला है जल पारदर्शी, रंगविहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन यौगिक है जो पृथ्वी की 71% सतह पर पाया जाता है। ठीक है, 71% सतह पर पाया जाता है। जल अपने शुद्ध रूप में विद्युत कुचालक तथा उदासीन प्रवृत्ति का होता है और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयतन वॉल्यूम सबसे कम तथा घनत्व सबसे अधिक होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यदि आपसे पूछा है कि जो जल है, जल का आयतन सबसे कम कब होता है, तो कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और सबसे ज्यादा घनत्व कब होगा? घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं हम, तो जल सजीवों को किसी प्रकार की ऊर्जा अथवा पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। किसी प्रकार की ऊर्जा, ना ही ऊर्जा प्रदान करता, नहीं पोषक तत्व प्रदान करता, फिर भी है जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल के बगैर हम अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। पीने एवं खाना बनाने हेतु सफाई, सिंचाई, जलीय परिवहन तथा उद्योगों में जल के विभिन्न उपयोग है। जल बहुत सारी जगहों में यूज होता है। जल सर्वोत्तम विलायक है, इसलिए इसे सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा है कि सार्वभौमिक विलायक कौन सा है, तो वो है जल। क्या है? जल। ठीक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट अत्यंत उच्च, यहाँ पे देखिए 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस अथवा 4.786 ग्राम प्रति जूल डिग्री सेल्सियस होती है, यानी अत्यंत उच्च होती है यहाँ पे। इसलिए वाहनों में इंजन को ठंडा रखने के लिए शीतलक यानी कूलेंट के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जल का। ठीक है, तो ये जल के उपयोग यहाँ पे है। अगला है भारी जल यानी D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम यानी D तथा ऑक्सीजन का संयुक्त यौगिक है। इसकी खोज वर्ष 1934 में हेराल्ड उरे तथा E.F. ऑसबॉर्न द्वारा की गई थी। भारी जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। इसका क्वथनांक 101.46 डिग्री सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस है एवं हिमांक है 3.82 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। भारी जल का उपयोग कहाँ पे करेंगे? नाभिक रिएक्टर में जो रिएक्शन होती है, ठीक है, नाभिक रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।
ठीक है, या न्यूट्रॉन मंदक के रूप में यहाँ पे किया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 18 है, और सॉरी परमाणु क्रमांक 18 नहीं है, परमाणु क्रमांक उसका होता है 8। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 8 है, ठीक है 8। यहाँ पे ऑक्सीजन O8 18 तथा ड्यूटीरियम से निर्मित भारी जल का उपयोग मानव एवं पशुओं की उपापचय दरों यानी मेटाबॉलिक रेट्स के परीक्षण में किया जाता है। NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस में और स्पेक्ट्रोस्कोपी करने में इसका यूज होता है भारी जल का, ठीक है। तो ये इसका भारी जल का उपयोग है। हाइड्रोजन का उपयोग हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन ये बहुत ही व्यापक उपयोग है और व्यापकता से पाया जाता है, तो इसके व्यापक उपयोग भी रहेंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील यानी हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, और इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों तथा रॉकेट्स में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ईंधन, ठीक है। अंतरिक्ष यान और जो रॉकेट्स होते हैं उसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का यूज करते हैं। उर्वरक निर्माण के हैबर विधि में अमोनिया के संश्लेषण हेतु हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि में? हैबर विधि में, ठीक है। ये अमोनिया के संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि होती है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे किया जाता है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में नाम से स्पष्ट हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जरूर उपस्थित रहेगा। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने में इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे किया जाता है। ईंधन शैलों में बात करें तो ईंधन शैलों यानी फ्यूल सेल्स में विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इन पर्यावरण अनुकूल यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली एवं प्रदूषण मुक्त पॉल्यूशन फ्री ईंधन शैलों का उपयोग कारों एवं बसों में किया जाता है। इसमें कार एवं बस में, ठीक है। कच्चे तेल के शोधन की प्रक्रिया में तेल से सल्फर हटाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सल्फर ही हटाएंगे किसका प्रयोग करके? हाइड्रोजन का, ठीक है। कांच की समतल शीट यानी फ्लैट गैस शीट बनाने, सुरक्षात्मक वातावरण प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाने, सिलिकॉन चिप के निर्माण में तथा फ्लशिंग गैस के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये थे हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के उपयोग और हाइड्रोजन के बारे में जितने भी हमने चीज पढ़े, इसके प्रायोगिक व्यापकता और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हमने पढ़े, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। और अधातु के बारे में, भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पे पढ़े अधातु के। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं फ्री क्लास फेस्टिवल, जो कि होने वाला है 28, 29 और 30 नवंबर को। इसमें आपको क्या मिलेगा? MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको क्लास दी जाएगी, और इसमें MPPSC और व्यापमं से संबंधित एग्जाम को क्रैक करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं MP GK, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, टॉप 250 MCQ सेशन और फ्री टेस्ट सेशन और बहुत ही कुछ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इन क्लासेस को देख के सकते हैं। आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और वहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा। कौन सा वाला? फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए, और इसके बाद आप अनलॉक कर पाएंगे अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस को, और आप देख सकते हैं अब ये सारी क्लासेस को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मिशन रैंक सीरीज यहाँ पे चल रही है, और MCQ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और लेट्स क्रैक MP एग्जाम सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो इन सभी क्लासेस से संबंधित जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पे MCQ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स है, और ये क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक MP एग्जाम सीरीज के अंतर्गत ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे आप ये सारी क्लासेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट।